डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग का चैप्टर 9 है, टैक्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी लिक्विडेशन। आपको पता है जब कंपनी लिक्विडेट करता है तो जनरल टेंडेंसी क्या रहता है, कंपनी पहले तो सारे एसेट्स को बेच देती है, फिर जो पैसा रियलाइज्ड होता है उसमें से वो लाइबिलिटीज़ को पेड कर देती है। उसके बाद जो पैसा बचता है फिर वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नॉर्मल टेंडेंसी रहता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। हम एसेट को ना बेच के उस एसेट्स को हम शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंपनी जब लिक्विडेट करता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो हम एसेट को सेल कर देंगे, एसेट को सेल करने के बाद जो पैसा बचे, जो लाइबिलिटीज़ को पेड कर दे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम लाइबिलिटीज़ को पेड कर देंगे। उसके पास जो अमाउंट बचेगा वो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन दूसरा जो है हमारे पास, हम लाइबिलिटीज़ को पेड करने के बाद जो भी हमारा एसेट बचेगा, ठीक है, उस एसेट्स को हम डायरेक्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम वो एसेट को बेचेंगे नहीं, सीधा सीधा जो भी एसेट हमारे पास है हम वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। एक ऑप्शन हम एसेट्स को बेच के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा, दूसरा ऑप्शन की सीधा हम एसेट्स को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दोनों केसेस में जो टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है। पहले हम टैक्स ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम टैक्स प्लानिंग करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए को हम पहले उसी के अंदर पहले हम टैक्स ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे होता है। टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ऑप्शन ए वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन बी पे चलेंगे। तो ऑप्शन ए पे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक हो गया जो आपका एसेट बेचना, ठीक है, दूसरा हो गया पैसा जो रेस्ट अमाउंट, जो अमाउंट बच जाता है लाइबिलिटी होल्डर को पेड करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हो गए। पहला एक्टिविटीज़ एसेट को बेचना है, दूसरा एक्टिविटीज़ सारे पेमेंट क्लियर करने के बाद जो पेमेंट बचेगा वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले एक्टिविटीज़ जो है आपका एसेट को बेचना है। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ एसेट बेचना है। एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो आपका कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, तो अभी हम जब एसेट बेचेंगे, ठीक है, तो वो एसेट या तो डेप्रिसिएबल एसेट होगा या तो वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगा। ठीक है, अगर वो एसेट आपका डेप्रिसिएबल एसेट होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर वो एसेट आपका डेप्रिसिएबल एसेट होता है तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी जनरेट होगा तो वहाँ पे आप डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब समझ में आता है। तो डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब होता है जिन एसेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं तो उनको हम डेप्रिसिएबल एसेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर वहाँ से अगर हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस रेज करता है, हमारा अगर सेल प्रोसीड जो है, जो भी हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो होता है, ठीक है, तो उसमें से अगर हमारा जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे। अगर हमारा सेल प्रोसीड रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है, अगर हमारा सेल प्रोसीड रिटर्न डाउन वैल्यू से कम होगा तो उसको लॉस कहेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे या कैपिटल लॉस कहेंगे। और हमेशा डेप्रिसिएबल एसेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होता नहीं है। तो अगर हम अपने जो एसेट्स हैं, कंपनी मतलब यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर जो एसेट बेचती है, अगर वो एसेट डेप्रिसिएबल एसेट होती है, अगर उसमें से आपका कोई भी प्रॉफिट लॉस रेज करता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की तरफ। अगर आपकी एसेट्स नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होगा, इसका मतलब आपने उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो उसको आप नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स कहोगे। अगर उस एसेट से आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस रेज होता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह सकते हो
या आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह सकते हो, या आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कह सकते हो, या आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कह सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ एसेट। अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म एसेट रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा। अगर आपका एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स रहेगा तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ एसेट पर कि आपकी एसेट्स, अभी आपके मैंने जैसे डिस्कस किया तो हमारे एसेट दो तरह के हो गए। एक हो गया हमारा डेप्रिसिएबल एसेट और एक हो गया आपका नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। अगर आपने कोई डेप्रिसिएबल एसेट को बेचते हो तो अगर सेल प्रोसीड से रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा होता है तो आपकी प्रॉफिट आता है। अगर सेल प्रोसीड से रिटर्न डाउन वैल्यू सेल प्रोसीड से रिटर्न डाउन वैल्यू कम आता है तो प्रॉफिट आता है। अगर सेल प्रोसीड से रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो आपका लॉस आता है। तो हमेशा यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेज होता है। अगर आपका वो एसेट नॉन डेप्रिसिएबल हुआ तो इस केसेस में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकल सकते हैं या आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशन बताया था, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो पहले आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन से आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करना है। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म रहेगा बस सब कुछ सेम रहेगा, इंडेक्शन सिस्टम को हटा देना है। ठीक है, अब जो थर्ड तरह के एसेट्स हैं, दो तरह के एसेट्स हो गए, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। अब जो ये थर्ड तरह के एसेट्स हैं यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च एसेट। ठीक है, ये जो साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स अगर आप सेल करते हो, अगर आपका बिजनेस में कोई साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, आपकी कोई R&D डिपार्टमेंट है, आप वो रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीद रखे हो, अगर उस तरह के एसेट्स आप बेचते हो तो जैसे कि मैंने पहले भी साइंटिफिक रिसर्च एसेट आपने डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पे दो केस होते हैं। जो एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर रहे हो, आप वही एसेट को उसी में बेच रहे हो, आपने कोई दूसरे जगह एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, आप कुछ एसेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए खरीदे थे, कुछ दिन आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया, फिर वो एसेट को आपने दूसरे पर्पज़ के लिए कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आप समझ रहे हो ना, दो एसेट है, एक एसेट जो आप साइंटिफिक रिसर्च में खरीदे थे, ठीक है, और एंड तक मतलब लिक्विडेशन के डेट तक आप वही एसेट्स को साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हो, ये हो गया एक केस। दूसरा केस, आपने एसेट साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था, बट समहाउ आपने बीच में उस एसेट को किसी दूसरे कारण में दूसरे डिपार्टमेंट में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो पहला केस, अगर आपने एसेट को कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया और लिक्विडेशन के डेट तक आपने वो रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ करा और लिक्विडेशन के डेट पे आपने एसेट को बेच दिया, उस केस में क्या होगा, आपका जो भी एसेट आप बेचोगे, जितने भी रेट पे बेचोगे, अप टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अप टू द कॉस्ट प्राइस, ये आपका बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एसेट का प्राइस है मान लो 5 लाख रुपीज़, आपने उसको बेचा 7 लाख में, तो अप टू कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख आपके ट्रीट होंगे बिजनेस इनकम के तौर पर। ठीक है, और जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगा जो 2 लाख, वो आपका कैपिटल गेन। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो कैपिटल एसेट है जो रिसर्च में यूज हुआ है उसका रेट है आपका, उसका दाम है 5 लाख और आप बेच रहे हो 4 लाख में, तो उस केस में क्या होगा, तो 4 लाख आपके बिजनेस इनकम हो जाएंगे, वहाँ पे कोई कैपिटल लॉस हो गया, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन नहीं है। समझ में आ रहा है, ये हो गया साइंटिफिक रिसर्च का पहला केस का ट्रीटमेंट। सेकेंड टाइप के केस में, जहाँ पर एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च में खरीदा था बट समहाउ आपने उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे पर्पज़ के लिए किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया और लिक्विडेशन के डेट पर उस एसेट को बेच रहे हो, उस केस में क्या करोगे, इस केस में उस एसेट को नॉर्मल डेप्रिसिएबल एसेट जैसे हमने ट्रीट किया था वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, सेल प्रोसीड से माइनस करेंगे रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, ब्लॉक ऑफ द एसेट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट, लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसको मतलब आपको नॉर्मली जैसे आप डेप्रिसिएबल एसेट को ट्रीट कर रहे थे वैसे यहाँ पे ट्रीट करना है। तो जो आप एसेट्स हैं आपने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक एसेट आपका हो गया डेप्रिसिएबल एसेट, दूसरा हो गया नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तीसरा हो गया साइंटिफिक रिसर्च एसेट।
ठीक है। और तीनों की चीज़ों में मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया कैसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया था हमारे पहले ऑप्शन में दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो हमने असेट बेचा और असेट बेचने के टाइम पे जो भी हमारा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला, उस पर हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी हमारा टैक्स होता है वो हमने टैक्स पेड किया, मतलब कंपनी ने टैक्स पेड किया। दूसरा एक्टिविटीज़ जो है, अब हमने जो भी पैसा हम टैक्स पेड करने के बाद जो भी पैसा हमारे पास आ जाता है, ठीक है, मतलब कंपनी के पास आ जाती है, तो कंपनी क्या करता है उसमें से लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट कर देता है। पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। जो पैसा हमारे पास बचता है उस पैसे को हमको क्या करना है, शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोचो सब मेरे पास सब कुछ दे के सब लाइबिलिटीज होल्डर को सब पेमेंट करके अब मेरे पास 5 लाख रुपीज़ बचे हैं, 5 लाख रुपए बचे हैं जो मेरे को शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो कहता है कि अगर आप शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट जो पैसा करोगे वो दो चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर आपके पास जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, जो आपका जो रेस्ट अमाउंट है, आप उसे शेयर होल्डर को क्यों पेड करते हो? शेयर होल्डर को इसीलिए पेड करते हो क्योंकि उनको कैपिटल रीपेमेंट करना है। एक चीज़, अगर उनको कैपिटल रीपेमेंट करोगे, ठीक है, तो उस पर आपका कोई भी टैक्स कंपनी को पेमेंट करनी नहीं पड़ेगा और टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। जो आपका रेस्ट मनी है, अगर वो शेयर होल्डर को कैपिटल रीपेमेंट के लिए पेड कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर ने उनका पैसा दिया था बिजनेस में, अब आप उनको पैसा लौटा रहे हो, कैपिटल रिपेमेंट कर रहे हो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिक्विडेशन डेट पे, ठीक है, आपके बैलेंस शीट पे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शो कर रहा है, आपकी लाइबिलिटी साइड पे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो कर रहा है, तो अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो पैसे आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो आपके पास सब पैसा देने के पास आपके पास 5 लाख रुपीज़ बचे हैं, ठीक है, आपको 5 लाख रुपए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके जो बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल शो कर रहा है, मान लीजिए 4 लाख या 5 लाख शो कर रहा है, आपके शेयर कैपिटल शो कर रहा है 5 लाख, और आपके पास जो लिक्विडेशन से जो एसेट बेचने के बाद जो पैसा बच रहा है वो आपका 5 लाख, और आपका शेयर कैपिटल है 5 लाख, मतलब आप सीधा शेयर कैपिटल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख शो कर रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में शो कर रहा है 1 लाख रुपए। अब आप पूरा का पूरा 5 लाख रुपए आप कैपिटल रिपेमेंट के लिए पेड नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो 1 लाख रुपए आपका जाएगा एज ए डिविडेंड अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पहले तो वो आज ट्रीट किया जाएगा डिविडेंड। उसके बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, 5 लाख से 1 लाख चला गया डिविडेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड के लिए, बाकी जो 4 लाख बचेगा, 5 जो भी पैसा बचेगा वो पैसा आप कैपिटल पेमेंट में दे सकते हो। तो अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आप उसको डिविडेंड ट्रीटमेंट करोगे तो कंपनी को फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आपके बिजनेस में आपकी कंपनी में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उतना अमाउंट तक आपका वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके ऊपर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हो गया। अगर एसेट बेचने के टाइम पे कैपिटल गेन या आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट पे है तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, जहाँ पर आपको एसेट को बेचना नहीं है, ठीक है, वहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या करना है, एसेट को दे देना है। किसको देना है? शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ना बेच के एसेट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक सेक्शन है, सेक्शन 46, ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, देखो यहाँ पर, where the assets of a company are distributed to its shareholder as a part of repayment of their capital money, such distributions shall not be treated as a transfer of company, hence the company shall not be liable to capital gain tax in respect of such distribution of asset among shareholders। अगर आप कोई एसेट शेयर होल्डर को दे रहे हो फॉर देयर कैपिटल पेमेंट, आप कैपिटल पेमेंट के लिए दे रहे हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए नहीं, कैपिटल रिपेमेंट के लिए पेड कर रहे हो, कोई अमाउंट आप एसेट को बेच नहीं रहे हो, तो कोई कैपिटल गेन तो रेज नहीं करेगा। तो सीधा सीधा कोई एसेट, मान लो कोई एसेट्स है आपकी 5 लाख के एसेट्स है, ठीक है, आप कोई शेयर होल्डर का कैपिटल है तो उसका एक्चुअली 4 लाख का कैपिटल है, ठीक है, उसको 4 लाख देना था। कोई एक शेयर होल्डर है ए, आपको उसको 4 लाख देना था, कंपनी ने क्या किया, 5 लाख का एसेट उठा के उस शेयर होल्डर को दे दिया। तो वहाँ पर कंपनी को कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं, वहाँ पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। मान लो उस शेयर होल्डर को हमको देना था 6 लाख रुपए, लेकिन कंपनी के पास एक 5 लाख का एसेट है, तो कंपनी ने 5 लाख एसेट को उठा के उस शेयर होल्डर को दे दिया। तो कंपनी का 5 लाख का जो एसेट है वो 6 लाख में चला गया, लेकिन वहाँ पे हो सकता था कि 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ, लेकिन इस केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं होता है, कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, अगर कंपनी के पास बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम डिविडेंड ट्रीटमेंट करेंगे और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का लायबल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें वहाँ पर गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पेड करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम अभी टैक्स प्लानिंग करेंगे तो कैसे टैक्स प्लानिंग करेंगे, आप सोचो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम एसेट बेचेंगे, अगर हम एसेट बेचेंगे तो पहले कैपिटल गेन रेज होगा, अगर कैपिटल गेन रेज होगा तो फिर उसके ऊपर टैक्स देना होगा, फिर इसके बाद हम अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक हम वहाँ पे हमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है हमारा ऑप्शन बी। तो हम क्या करेंगे, पहले लायबिलिटी होल्डर को जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ एसेट से है वो हम ना बेच के सीधा सीधा हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खाली वहाँ पे अगर हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लिक्विडेशन डेट पर हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो बस हमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन तो नहीं देना पड़ेगा, कैपिटल गेन तो रेज नहीं करेगा, तो हमें वहाँ पे कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट कंपनी क्या कर सकता है, लिक्विडेशन के टाइम पर एसेट को ना बेच के एसेट को डायरेक्टली शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यही हमारा टैक्स प्लानिंग रहेगा। अगर हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और टैक्स उसी हिसाब से उनकी टैक्स ट्रीटमेंट को भी समझेंगे कि कौन से एसेट पर क्या ट्रीटमेंट टैक्स हो रहा है, तब हम अच्छे से टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप उसे अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना और जो थ्योरीज़ हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।